जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का, जिसमें आपका मैथ का 20 प्रश्न पूछा जाता है, रीजनिंग का 20, जीके का 20 एवं हिंदी का 20 प्रश्न पूछा जाता है। यानी टोटल 80 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में ये चारों टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? इंपोर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। एसएससी जीडी खुद कहता है कि मैं भारत का पहला, जो भी भारत से पहला प्रश्न बनता है, जैसे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन होगी, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन हो गया, भारत का पहला बंदरगाह कौन सा हो गया, भारत का पहला जैव आरक्षण क्षेत्र कौन सा होगा, इससे जो रिलेटेड प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत की पहली महिला जो आईएएस अधिकारी थी वो अन्ना राज मल्होत्रा थी। कौन थी? अन्ना राज मल्होत्रा भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी थी। और वह 1951 का जो बैच था आईएएस का, उसमें वह आईएएस बनी थी। ठीक है ना। अन्ना राज मल्होत्रा 1951 वाला बैच से आईएएस अधिकारी बनी थी, भारत की पहली महिला। ठीक है। कभी कभी आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड जब आईएएस पूछ रहा है तो आईपीएस भी पूछ देता है कि भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी थी। आईपीएस कौन थी महिला में? किरण बेदी थी, याद रखिएगा। और जब महिला की बात आया तो यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो आनंदीबाई जोशी थी। ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे में भारत का पहला बंदरगाह कौन सा हो गया, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन हो गया। महिला की बात पहले कर लेते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो याद रखिएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी, याद रखिएगा। सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो याद रखिएगा, प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी, जो कि कब बनी थी? 2007 ईस्वी में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, प्रतिभा पाटिल बनी थी, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और कभी कभी आपके एग्जाम में कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और सेकंड क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। या कभी कभी आपके एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। नेशनल पार्क से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। एग्जाम्पल से अगर समझाना चाहे, जैसे में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो गया, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो गया, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाता है। कौन सा हो जाता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाता है, जो कि कहाँ में है? उत्तराखंड में। कहाँ में है? उत्तराखंड में ही, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा। जो अभी हम आपको इतना सारा बताए, यहाँ से एक क्वेश्चन हुबहू यही प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में जीके में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, आईपीएस आपका किरण बेदी हो जाएंगे, आईएएस महिला अन्ना राज मल्होत्रा हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, सेकंड नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए और भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके लिए वीवीआई हो जाता है। इसको आप अच्छे से देख लेंगे। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे? श्वेत क्रांति का संबंध किसे? कभी कभी इसको इंग्लिश में लिख कर दे देता है व्हाइट रेवोल्यूशन। क्या दे देता है? व्हाइट रेवोल्यूशन। तो आप इसको भी याद रखिएगा। जनक किसको माना जाता है? वर्जिन कुरियन को माना जाता है। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। और हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आप यहाँ पर देख लीजिए। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से ही, याद रखिएगा। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो फसल उत्पादन से। किससे? फसल उत्पादन। और फसल उत्पादन कभी कभी ऑप्शन में नहीं रहे तो गेहूं उत्पादन पर टिक कीजिएगा। मान लीजिए कि हरित क्रांति का संबंध किससे? उसमें फसल उत्पादन नहीं है और गेहूं दिया है तो गेहूं पर आपको टिक करना। फसल आपके गेहूं के अंदर आ जाता है। उस समय जब हरित क्रांति आया था 1965 से 66 ईस्वी के बीच में आपका हरित क्रांति आया था, तो उस समय जो गेहूं था उसका सबसे ज्यादा उपज
पूर्वज हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आपका 3 नंबर प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। एसएससी जीडी खुद कहता है कि मैं दिवस से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछूंगा, तो यह प्रश्न आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। ये प्रश्न को आप अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस आपका मनाया जाता है 21 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 1 मई को क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। कभी कभी आपका फरवरी दिवस हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी में और जीके में दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हिंदी में एग्जाम हो रहा है, हिंदी का जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी डाल देता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए, 6 नंबर आपका प्रश्न कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बताए थे कि एसएससी जीडी खुद कहता है कि मैं भारत का जो भी चीज पहला है उससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में, एक नहीं, यहाँ पर तो देख सकते हैं 2 प्रश्न आ गया। ठीक है ना, मतलब 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। भारत का पहला राज्यपाल, भारत का पहला प्रधानमंत्री, इससे। ठीक है, तो भारत की पहली महिला जो राज्यपाल थी वह कौन थी? आप लोग बताइएगा। तो वह कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और अगर पूछ दे कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। ये फिर से देख लेते हैं हम लोग, अच्छे से देख लेते हैं, कोई दिक्कत ना हो। भारत का पहली महिला राज्यपाल पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू हो जाएंगे, भारत की पहली महिला राज्यपाल हो जाएंगे। अगर मुख्यमंत्री पूछेगा तो सुचेता कृपलानी हो जाएंगे। जैसे में आप लोग कहेंगे भारत का मुख्यमंत्री नहीं होता, लेकिन जिस राज्य का बनाया गया था उसके हिसाब से भारत का पहला मुख्यमंत्री, मान लीजिए कैसे आपका, मान लीजिए बिहार का हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। बिहार का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया तो वह भारत का भी पहला मुख्यमंत्री होगा वैसे। ठीक है ना, तो चलिए, आपका ये इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, जो कि 2007 ईस्वी में बनी थी। ठीक है, आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा। अच्छा लग रहा है अच्छा लिखिए, खराब लग रहा है खराब लिखिए। जो भी प्रॉब्लम हो आप एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपका एक अच्छा सा कमेंट बहुत ही मोटिवेट करता है आगे क्लास लाने के लिए। ठीक है, निम्न में किसे लाल ग्रह का नाम से जाना जाता है? किसे रेड प्लेनेट यानी लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? हुबहू सेम ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बस फर्क ये है कि वहां पर इसके नीचे इंग्लिश में भी प्रश्न रहेगा। ठीक है ना, जैसे में हु इज द रेड प्लेनेट ऐसे करके आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा, रेड प्लेनेट किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह किसको कहते हैं? मतलब सौर मंडल से एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। तो यहाँ से इंपोर्टेंट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। सबसे छोटा ग्रह आपका क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे छोटा ग्रह आपका क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा इंग्लिश में। और लाल ग्रह तो आपका मंगल हो गया। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह आपका क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह आपका क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, लाल ग्रह तो आपका मंगल हो गया, छोटा ग्रह बुध हो गया, बड़ा ग्रह बृहस्पति हो गया। और नीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो अपना पृथ्वी यानी अपना अर्थ को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और यह चैनल आपका दोस्त आपका साथी है। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका जो एसएससी जीडी का एग्जाम डेट जो बताया जा रहा है, ज्यादा नहीं, मार्च अप्रैल संभावना, यानी मार्च अप्रैल में इसका एग्जाम हो सकता है। तो यह जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा रोजाना आपको इस चैनल पर क्लास मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके भाई की तरफ पीछे आपके पिलर जो होता है ना उस तरह आपका खड़ा रहूंगा। ठीक है ना, जब भी आप तैयारी करेंगे हम ही आपके साथ रहेंगे। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। चैनल जो है आपके सभी प्रकार की एग्जाम की तैयारी करवाता है। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ पर आपका फायदा ही फायदा है। ठीक है, चलिए,
डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम के लिए पूछा जाता है। एक पुस्तक और लेखक के नाम से पूछा जाता है, मतलब पुस्तक कौन सा है और उसका लेखक कौन है, यह एक पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये वाला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कभी कभी गांधी जी के भी पूछ देता है, सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ऐसे जो आएगा वो आपका महात्मा गांधी का आएगा। ठीक है, महात्मा गांधी का आएगा, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान से मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मैं अगर यहाँ पर कहूँ कि आपके प्रश्न में, आपके एग्जाम में संविधान से 5 प्रश्न बने तो यह बात बिल्कुल सही होगा। आपके एग्जाम में संविधान से 4-5 प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है आपका 11 है। ठीक है, और संविधान में कुल अनुच्छेद का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, कुल अनुच्छेद कितना है? 395 है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में टोटल कितना अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद जो 1 है उसमें भारत राज्यों का संघ है। संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को आपका संविधान का आत्मा कहा जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो भी बता रहे हैं वो सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, जैसे में संविधान को बनाने में टोटल समय कितना लगा था? याद रखिएगा, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। उसको अपनाया कब गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पोंगल त्योहार भारत के किस राज्य से प्रमुखता से मनाया जाता है? मतलब जो पोंगल त्योहार है, आपको तो पता है एसएससी जीडी में त्योहार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। पोंगल त्योहार भारत के किस राज्य से प्रमुखता से मनाया जाता है? मतलब पोंगल त्योहार किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में पोंगल त्योहार प्रमुख रूप से मनाया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बहुत सारे त्योहार मनाया जाता है। जैसे पोंगल आपका तो यहाँ पर हो गया। जैसे में कुचिपुड़ी एक नृत्य होता है। कुचिपुड़ी एक क्या होता है? नृत्य होता है। कुचिपुड़ी एक नृत्य होता है जो कि आंध्र प्रदेश के लोग मनाते हैं। कौन सा लोग मनाते हैं? आंध्र प्रदेश के लोग मनाते हैं, याद रखिएगा। हमारे बिहार का भी एक नृत्य है झिझिया। क्या? झिझिया। तो झिझिया भी कभी कभी डाल देता है, ऐसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो झिझिया का जो लोक नृत्य है यह आपका बिहार का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? बिहार का हो जाएगा। हो सकता है यहाँ से जो एक प्रश्न है वो आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, चलिए एक आपका युद्ध से प्रश्न आता है। एसएससी जीडी खुद कहता है कि मैं युद्ध से प्रश्न पूछूंगा, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। पानीपत का जो प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। आप इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी के बीच। और कब लड़ा गया था ये भी याद रखिएगा, 21 अगस्त 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। 21 अगस्त 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। अगर दूसरा की बात करेंगे तो याद रखिएगा 15 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ा गया था। ये 2 पानीपत, ऐसे 3 पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, लेकिन 2 आपके लिए, फर्स्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और याद रहे न रहे वो तो अलग बात है, लेकिन याद रहना चाहिए। लेकिन जो फर्स्ट है ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में जब भी पूछा जाता है प्रथम ही ज्यादा पूछा जाता है। बाबर और किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर आपका सवाल है। उससे पहले अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप एसएससी जीडी वाले व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है ना, या टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम का भी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर जो भी क्लास होगा आपको सभी पता चल जाएगा। ठीक है, या कभी कभी आपका स्टडी मटेरियल, कभी कभी आपका पीडीएफ भी वही ग्रुप में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं अगर आपका मन हो तो। ठीक है, नहीं जुड़ना चाहते तो क्लास को पूरा देखिए, क्योंकि क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर रोजाना आप क्लास देख लेते यकीनन मानिए कि रिजल्ट यहाँ से आपका बेहतर होगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई से आपके एग्जाम में 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला आरबीआई बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था। पहला क्लियर हो गया। अगर इसका मुख्यालय का बात करें तो इसका मुख्यालय जो आपका हो जाएगा वो बंबई यानी मुंबई में हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा?
बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर दूसरा इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए कि आरबीआई का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आरबीआई का पूरा नाम क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में सवाल बनाता है जैसे में कि नोट छापने का अधिकार किसके पास होता है, तो आरबीआई बैंक के पास होता है। और जो आपका सिक्का जो 1, 2, 3 1 रुपया 2 रुपया का जो सिक्का रहता है वह आपका वित्त मंत्रालय छापता है। कौन छापता है? वित्त मंत्रालय छापता है। लेकिन जो कागज का नोट रहता है वो आरबीआई बैंक छापता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर आपका सवाल है कि वर्ष 2024 में आयोजित ओलंपिक खेल किस शहर में हुए या होंगे, तो वो आपका कहाँ में होगा? पेरिस में होगा। वो आपका कहाँ में होगा? पेरिस में होगा। याद रखिएगा बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग 20 के जीके के 20 क्वेश्चन क्लियर करेंगे, उसके बाद हिंदी के 20 क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग के 20 क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि 20 में से आपका 10 प्लस प्रश्न सही हो जाए। ठीक है, और आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है ना, क्लास क्योंकि आपका बताना ही हमको काफी इंपॉर्टेंट करता है क्लास बनाने के लिए। ठीक है, प्रसिद्ध सांची स्तूप जो है भारत के किस राज्य में? जो प्रसिद्ध सांची स्तूप है आपका वह भारत के किस राज्य में? काफी इंपॉर्टेंट है, तो वह आपका भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सांची स्तूप स्थित है। सांची स्तूप आपका भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में ही। याद रखिएगा बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर आपका सवाल है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है उसका लोगो क्या है? तो उसका लोगो शेर का दिया गया है। उस पर जो लोगो है किसका दिया गया है? शेर का दिया गया है। 14 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्न में कौन सी विटामिन, कौन सी बीमारी विटामिन सी की कमी से होता है? ऐसा कौन सा बीमारी है जो आपको विटामिन सी की कमी से होता है? तो याद रखिएगा बेरी बेरी होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी विटामिन सी की कमी से होता है? याद रखिएगा बेरी 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 या स्कर्वी, सॉरी स्कर्वी न होगा, स्कर्वी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गलत हो रहा है। ठीक है ना, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से आपका रिकेटस होता है। याद रखिएगा, और रिकेटस जब होगा यानी विटामिन डी के शरीर में अगर आपकी कमी होगी तो आपका हड्डी कमजोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर काफी इंपोर्टेंट सवाल है कि भारत में जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया था? भारत में जीएसटी यानी जीएसटी से आपके एग्जाम में 3-4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहले जीएसटी कब लागू किया गया? याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। 1 जुलाई 2017 ईस्वी को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। याद रखिएगा एक क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है जीएसटी का। अगर सेकंड क्वेश्चन पूछता है कभी कभी जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? याद रखिएगा गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए 16 नंबर आपका सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है एरिया के हिसाब से? तो एरिया के हिसाब से आपका राजस्थान हो जाता है, जिसका क्षेत्रफल 3,54,000 कुछ किलोमीटर है। ठीक है, 3,54,000 कुछ किलोमीटर आपका राजस्थान का क्षेत्रफल है। अगर यही जनसंख्या के हिसाब से बात करके जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। याद रखिएगा 17 नंबर आपका सवाल है भारत के संविधान के निर्माता के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, यानी बी.आर. अंबेडकर को जानते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि आप इतनी मेहनत कीजिए कि इस बार सिलेक्शन आपका हो जाए। ठीक है ना, और लास्ट डेट अगर फार्म नहीं भरे तो जल्दी जल्दी फार्म भर दीजिए, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट आपका रहने वाला है, एक मिनट, इसका जो लास्ट डेट आपका रहने वाला है 31 दिसंबर रहने वाला है। कब रहने वाला है? 31 दिसंबर इसका लास्ट डेट रहने वाला है। तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा पतला कर लेते हैं। ठीक है ना, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सभी को पता है, आप इसका जवाब थोड़ा कमेंट में लिखिए। तो सौर मंडल से है कि सूर्य से सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है? आप लोग इसका जवाब कमेंट में लिखिए। ठीक है, 19 नंबर आपका सवाल है कि प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध जो गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है ये भी आपको शायद पता होगा, तो आप इसका जवाब कमेंट में देंगे। प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये भी आपको पता है गेटवे ऑफ इंडिया पर तो कितना बच्चे घूमने गए होंगे, तो आप इसका जवाब कमेंट में देंगे। ठीक है, चलिए
20 नंबर आपका सवाल है कि भारत के वर्तमान 2025 का स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए मतलब सुरक्षा सलाहकार जो प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति होते हैं तो उनको सुरक्षा सलाहकार जो डिफेंस वाला होता है, जैसे में एसएसजी डिफेंस वाला ही है, आर्मी हो गया तो वो सब डिफेंस वाला है, तो वो सब मतलब किसके अंतर मतलब उसका सुरक्षा सलाहकार कौन था 2000, तो ये अजीत डोभाल था। यही सब बताता है कि कहाँ कैसे लड़ाई करवाना है, ये सब वही करता है, ठीक है ना। ये सब बहुत पावरफुल आदमी रहता है, ठीक है ना, यही सब एक बात पर लड़ाई करवा देगा, ठीक है ना। ये सब अजीत डोभाल था, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। और ये आईपीएस था, ये कौन था, आईपीएस था, ठीक है, याद रखिएगा आईपीएस। ये अजीत डोभाल था जो आईपीएस, ऐसे आयरा गैरा कोई आदमी नहीं बन सकता है, ठीक है ना, आईपीएस था। और वह एनएसए मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मतलब देशों के बीच सुरक्षा प्रदान करना है, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करवाना, वो सब मतलब राष्ट्रपति ये सब वही बात करता है, ठीक है। अजीत डोभाल आपका हो गया। चलिए अब यहाँ पर आपका तो 20 क्वेश्चन हम लोग हिंदी का जीके का क्लियर कर दिए। अब यहाँ से हम लोग हिंदी के 20 क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। चलिए अब हिंदी में भी 20 क्वेश्चन मतलब कोशिश कीजिए कि 20 में आपका 15 सही हो जाए, क्योंकि हिंदी का जो लेवल है बिल्कुल इजी लेवल का है, क्योंकि 10th लेवल का है तो थोड़ा इस लेवल का आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो अग्नि शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा, मतलब अग्नि का हम लोग सही पर्यायवाची शब्द क्या करेंगे। पवन नहीं होगा, पवन तो हवा का हो जाएगा। जल नहीं होगा, गगन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, अनल हो जाएगा। अग्नि का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अनल हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप भी अपना जवाब कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। जो सवाल आपका आता है, जैसे में आप लोग सोचते होंगे कि नहीं बोलने से नहीं याद होगा, देखिए सबका अपना अपना क्या बोलते हैं, अपना अपना याद करने का तरीका है। जैसे में हमको मतलब मैं अपना बताऊं तो मुझे बोलकर याद किया जाता है, मतलब मैं जब तक कोई चीज़ों को नहीं पढ़ूंगा मुझे नहीं याद होगा, ठीक है। और आप किसी का रहता है कि वो सिर्फ चीज़ों को देखकर याद करता है, ठीक है। तो सबका अपना अपना है। एक बार कमेंट में बताइएगा आप कैसे याद करते हैं। अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है, लकड़ी से मारना। मतलब अंधे की लाठी, सॉरी ये कैसा सवाल है, गलत हो जा रहा है। अंधे की लाठी यानी अंधा का लाठी मतलब एकमात्र उसका सहारा, एकमात्र उसका क्या हो जाएगा, सहारा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 3 नंबर आपका सवाल है कि ईश्वर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ईश्वर शब्द का विलोम क्या होगा, आप लोग बताइए। तो भगवान तो हो जाएगा, एक प्रकार से जीव भी हो जाएगा, एक प्रकार से आत्मा भी हो जाएगा, एक प्रकार से नास्तिक यानी नश्वर, उसको ईश्वर का उल्टा नश्वर हो जाता है। नश्वर जो है, नश्वर तो ऑप्शन में है नहीं, तो एक प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा, याद रखिएगा। 4 नंबर आपका सवाल है कि जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द क्या है, जो कभी न मरे। वो तो सभी को पता है कि जो कभी नहीं मरेगा वो कौन सा हो जाएगा। आप ऑप्शन देकर इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इतना इजी लेवल का सवाल है। 5 नंबर आपका सवाल है गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें कौन सा गंगा का, जैसे में भागीरथी हम लोग गंगा को कहते हैं, मंदाकिनी हम लोग गंगा को कहते हैं, सूरसरी हम लोग गंगा को कहते हैं, लेकिन गंगा का यह बाबू सहायक नदी है, तो ये तो इसका पर्यायवाची नहीं होगा। तो यमुना यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यमुना कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। 6 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। तो आप लोग विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या प्लस अर्थी या विद्या प्लस अर्थी। तो विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्या प्लस क्या हो जाएगा, अर्थी हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चारपाई में कौन सा समास है, ये आपको हम याद करने का एक तरीका बताया थे कि जैसे में देख लीजिए यहाँ पर, जैसे में चारपाई पूछा है, चारपाई कौन सा समास है, तो जिसमें संख्या आ जाए, जैसे में चार, तो चार जिसमें संख्या आ जाए वो आपका द्विगु समास होता है। क्या होता है, द्विगु समास। जैसे में पंचवटी हो गया, और भी दशानन हो गया, चतुर्भुज हो गया, ये सब आपका कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व समास हम लोग कैसे पहचानते हैं, बीच में आपका हेलंत लगा रहेगा, वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर आपका सवाल है कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कान किसी का भरे यानी शिकायत कर रहे हैं, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर आपका सवाल है कि नर का सही क्या होगा, नर का सही विलोम क्या होगा, मादा होगा। क्या होगा, मादा। तो अब आप यहाँ पर समझ कर बता सकते हैं कौन सा हो जाएगा, तो पुरुष हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मतलब वो इजी लेवल का है तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करने का कोशिश करेंगे। शुद्ध वर्तनी सही वाला शब्द पहचाने, यहाँ पर सही वर्तनी शब्द पहचाना है, पहचान सकते हैं कौन सा कवित्री
कवित्री सही लिखा है, कौन सा कवित्री सही लिखा है बताइए तो कवित्री ए वाला आपका सही है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कवित्री ए वाला आपका सही है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर आपका सवाल है कि पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा पो प्लस अन, पो प्लस अन मिला के क्या बन जाएगा, पवन बन जाएगा। पो प्लस अब अन मिला के क्या बन जाएगा, पवन बन जाएगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर आपका सवाल है, जिससे भय नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या है। जिससे भय नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसके लिए भय नहीं है उसके लिए एक शब्द में हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको भय नहीं है तो वो निडर हो गया, क्या हो गया, निडर हो गया, निडर। जिसको डरे नहीं है तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आकाश पताल, आकाश पताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है। आकाश पताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, याद करना। आकाश पताल एक करना यानी बहुत अत्यधिक मेहनत करना, बहुत अत्यधिक मेहनत करना। आकाश पताल एक करे मतलब अभी भी आपको आकाश पताल एक कर देना है, मतलब बहुत अत्यधिक परिश्रम करना है। ठीक है ना, चलिए 15 नंबर आपका सवाल है कि हाथ का तत्सम रूप क्या होगा। तो हाथ का तत्सम रूप आपका हाथी होगा, क्या होगा, हाँ तत्सम रूप में मतलब उसको शुद्ध रूप को मतलब हम लोग ऐसे यहाँ पर जो आपका होना चाहिए वो तो आपका हस्त होना चाहिए, लेकिन जो आपका आंसर दिया हुआ है वो आपका हाथ होगा, मतलब जो आंसर आपका दिया हुआ है वो हाथ होगा। गूगल से अगर हम इसका पूछे हैं आंसर तो आपका हाथ बताता है। ठीक है, चलिए सही वाक्य को चुनिए। इसमें कौन सा है कि राम ने रोटी खाया, खाई, खाए, खाए। यहाँ पर कौन सा होगा, राम ने रोटी खाई, क्या होगा, राम ने रोटी खाया या राम ने रोटी खाए। यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 नंबर आपका सवाल है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, याद रखिएगा कमल का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो आपका क्या होगा, जलद होगा, जलद होगा, जलद, जलद हो जाएगा। ठीक है ना, नीरज ये सब नहीं होगा, नीरज ये सब नहीं होगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर आपका सवाल है कि सेवक का विलोम शब्द क्या होगा। तो सेवक का क्या हो जाएगा, नौकर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है कि घर का बहुवचन क्या रूप होगा। तो घर शब्द का बहुवचन भी घर ही रहता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर आपका सवाल है जो कि लास्ट हिंदी का है और कोशिश कीजिएगा कि 15 सही हो इसमें। ठीक है, आप लोग जवाब दीजिएगा फटाफट। वचाल शब्द का सही अर्थ क्या है, तो जो बहुत बोलता है उसको वचाल कहता है, जो धीरे बोलता है, कम बोलता है उसको मृत भाषी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृत भाषी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मृत भाषी कहते हैं। तो बताइए ईमानदारी पूर्वक आपका कितना सही हुआ 20 में से। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग रीजनिंग के प्रश्न को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कभी कभार इस लेवल का प्रश्न डाल देता, हालांकि ऐसा प्रश्न पूछा नहीं जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा अगर उसका मूड खसका तो ऐसा प्रश्न डाल देगा। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 12 है तो 12 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। और जितना का स्क्वायर कीजिए उतना में उसको जोड़िए तो 144 और 12 कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। इस प्रकार से 156 आ रहा है। उसी प्रकार से अगर हम लोग 14 का करते हैं तो 14 का स्क्वायर 156 अब प्लस में 14 तो जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, नीचे भी आपका सॉल्व किया है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक है ना, हम इसलिए सॉल्व लाए हैं ताकि देखिए एक तरीका तो मैं बताऊंगा और जो दिया रहेगा वो भी तरीका आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर दो बताएंगे आपको तो बहुत ही फायदा होगा। ठीक है, चलिए जैसे में रीजनिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे में CAT को DBU पढ़ते हैं तो डॉ को क्या पढ़ेंगे। तो C का आगे क्या बढ़ेगा, D बढ़ गया है, एक के आगे क्या बढ़ गया है, B बढ़ गया है। तो मतलब एक एक आगे बढ़ा दे रहा है। उसी प्रकार से D और G का देखिए तो D के आगे क्या हो जाएगा बताइए, तो D के आगे क्या हो जाएगा, E आ हो जाएगा। O के आगे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। और G के आगे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। मतलब EPH हो जाएगा। C ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए विषम शब्द को आपका चुनना है। विषम शब्द को आपको क्या करना है, चुनना है। बताइए आप लोग विषम शब्द को चुने। विषम शब्द आपका क्या हो जाएगा बताइए, विषम शब्द आपका क्या होगा, विषम शब्द आपका क्या हो जाएगा, गाय, बकरी, भैंस। तो ये तीनों आपका शाकाहारी है, लेकिन शेर आपका क्या हो जाएगा, मांसाहारी। मतलब एक अलग चुनने वाला आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए
तीन सात 25। हाँ, अगला पद क्या होगा, तो तीन का मतलब तीन का क्यूब कर रहा है तो 27। और उसी प्रकार से 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर आपका सवाल है जो कि रीजनिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, चलिए यदि दक्षिण बराबर उत्तर और उत्तर बराबर पश्चिम और पश्चिम बराबर दक्षिण तो पूरब पूरब बराबर पूरब हो तो सूर्य किस दिशा में उगता है, मतलब पूरब बराबर पूरब है तो सबसे पहले तो सूर्य पूरब में उगता है, तो पूरब बराबर पूरब है तो सूर्य पूरब में ही उगेगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं, इतना आपको सिर्फ गड़बड़ाने के लिए दिया हुआ है। ठीक है ना, उसका अर्थ तो वही निकला। श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा, 5, 10, 20, 40 डॉट और यहाँ पर अगला पद क्या होगा। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 5, 10, 20, 40, यहाँ पर अगला पूछा है तो 5 बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा, 30 बढ़ेगा, तो 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये वाला भी फिर से ऐड हो गया है ना। 7 नंबर आपका सवाल है, ए बराबर इतना, बी बराबर 2 और जेड बराबर 26 तो डॉग बराबर क्या होगा, मतलब जो भी अल्फाबेट का लेटर है उसका गिन का, तो डी का कितना होता है बताइए, तो डी का कितना होता है, डी का आपका कितना होता है बताइए, डी का तो डी का आपका 4 हो जाएगा ना। ओ का कितना होगा, गिनिए, ओ का आपका कितना होना चाहिए बताइए, ओ का कितना, ABCDEFGHIJKLMNO, मैंने 15 अक्षर पर ओ आ रहा है। ठीक है, और जी कितना पर, ABCDEFG मतलब 7 पर। ठीक है, तो 15 4 19, 19 और 7 26, यानी 26 आएगा। डॉग का मान कितना आएगा, 26 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सब अपना थोड़ा फास्ट रखिएगा। ठीक है, अभी तो हम बता रहे हैं तो हम गिन ले रहे हैं, लेकिन आप सब वहाँ गिनेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा दिमाग अपना चलाइएगा। ठीक है, यदि किसी कूट भाषा में पुस्तक को इतना लिखा जाता है, ठीक है, पुस्तक को इतना लिखा जाता है तो कलम कैसे लिखा जाएगा, कलम को कैसे लिखा जाएगा, कलम को कैसे लिखा जाएगा, पुस्तक को इतना लिखा गया तो कलम को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है तो कलम को हम लोग LMBN के रूप में लिखेंगे। ठीक है ना, चलिए आपको यहाँ पर विषम संख्या चुनना है। क्या चुनना है, विषम संख्या चुनना है। 3, 9, 27, 81 कौन विषम संख्या है, विषम संख्या तो आपका सब है। ठीक है, विषम संख्या आपका सब है, तो फिर भी कौन सा हो जाएगा बताइए, जो संख्या एक और अपने आप से कटेगा वो वाला से तो अभाज्य वाला, अभाज्य यहाँ पर पूछना चाहिए था। ठीक है ना, तो 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 जनवरी 2024 को शुक्रवार था। 5 जनवरी 2024 को क्या था, शुक्रवार था, तो 5 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। ये वाला सवाल कैसे बनता है, जैसे में लीप ईयर रहेगा तो उस पे 4 से तो 366 दिन, लीप ईयर में कितना होता है 366 दिन, और सप्ताह कितना का होता है 7 का, तो 7 से भागा दीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 7 × 5 = 35 और 7 × 2 = 14 52 और 2 शेषफल आपका बचेगा, भाग देंगे तो 2 शेषफल बचेगा। और शुक्रवार था तो उसमें दो जो शेषफल बचता है उसको जोड़ दीजिए, तो शुक्रवार था तो 2 दिन जोड़ेंगे तो शनिवार और रविवार, तो इसका राइट आंसर रविवार। रविवार तो आ नहीं रहा है, शुक्रवार था ना, तो शेषफल सही बच रहा है। अच्छा, यहाँ पर फरवरी है, ये ऐसे नहीं, इसका सेट कोड आपका बनाना पड़ेगा। तो फरवरी में आपका एक दिन आगे पीछे होता है तो उसके हिसाब से आपका सोमवार हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाला ऑप्शन इसका बनाएंगे तो हल करेंगे तो बहुत ही लंबा जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर आपका सवाल है कि ए बी का भाई है और सी बी की माता है। ठीक है, सी बी का माता है तो डी सी का पिता है, तो डी का ए से क्या संबंध है, ये जो है वह बी का भाई है, ये जो है से बी का क्या है, भाई है, और सी बी का माता है, सी बी का क्या है, माता है, सी बी का क्या है, माता है, तो डी ए का क्या है, तो डी है ना, जो सी का पिता है, यानी आपके दादा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए श्रृंखला को आपको पूरा करना है, ए जेड यानी एगो आगे से एगो पीछे से, उसी प्रकार से एगो आगे से एगो पीछे से, BY CX, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर करना है डी और क्या होगा, डी और क्या होगा, डब्लू होगा ना, DW होगा। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर आपका सवाल है, 1 = 3, 1 = 3, 3 = इतना, 3 = 11, तो 4 क्या होगा, मतलब 1 = 3 है, 1 = 3 कैसे हो रहा है, 1 = 3 बताइए तो।
हाँ, तो एक का स्क्वायर करके एक जोड़ दिया, जितना का स्क्वायर करा उतना जोड़ रहा है तो 2 आ जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर करके 2 जोड़ रहा है तो 6 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करके 3 जोड़ रहा है तो 2 जोड़ रहा है ना, 3 का स्क्वायर करके 9 और 2 जोड़ रहा है, ठीक है ना। तो 11 उसी प्रकार से अगर हम लोग 4 का करते हैं तो कितना आएगा, आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। यदि सभी पेन पेंसिल है, यदि सभी पेन आपका पेंसिल है, ठीक है, तो सभी पेंसिल किताब है तो निष्कर्ष क्या होगा, सभी पेंसिल किताब है तो निष्कर्ष क्या हुआ, सभी पेन पेंसिल है तो सभी पेंसिल किताब है, तो इसका निष्कर्ष अगर हम लोग निकालते हैं तो सभी पेन आपका क्या हो जाएगा, किताब हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्योंकि वीडियो काफ़ी आपका लंबा हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारा ऐसा प्रश्न है और यहाँ पर आधा घंटा से ज़्यादा आपका क्लास हो गया, तो आप लोग इतना क्लास तो देख नहीं पाएंगे। अगर आप देख पाएंगे तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हम पूरा लाने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।